नमस्कार। आइए सुनते हैं रेत की मछली का भाग 5। उसकी नन्हे नन्हे मोती घास पर गुथे हुए हैं, जैसे रजत चूर्ण बिखेर दिया गया हो। कितना अच्छा लगता है नंगे पाँव पर मोतियों पर चलना। लेकिन शीतल मोतियों पर पाँव पड़ते हैं और फिर सहसा ऐसा लगता है जैसे वह नन्ही नन्ही घास एक अछूत जंगल में बदल गई हो और मैं उसमें खो गई हूँ। एकाकीपन के भय से मैं कांपी जाती हूँ और ऐसा लगता है जैसे वह वन्य पशु मेरे पीछे आ रहा है। शोभन, मैं आतंकित होकर इन्हें आवाज़ देती हूँ। क्या बात है कुंतल? शोभन ने आतुर होकर पूछा। मेरी चेतना सहसा लौट आई थी। एक क्षण की उस मूर्छा के कारण ठंडा पसीना चेहरे पर उभर आया था। शोभन ने बहुत प्यार से पसीना पोंछा और कहा, पगली, आतंक से तो लड़ा जाता है ना, न कि उसे बसाया जाता है। आओ उठो, देखो धूप निकल आई है। कल जो पौधे तुमने फूल बगिया में लगाए थे वे रात भर की ओस से हरे हो आए हैं। स्नेह स्पर्श ने आतंक के बादल काट दिए। न जाने कितने तरह के पौधे शोभन ने सहेज रखे थे। वह नन्ही सी फूलबगियाँ रंगों का एक उपवन थी। बेला, चमेली, सोनजूही, पंसुतिया और जाने कितने पौधे। सहसा शोभन चौके और संकुचित हो उठे। धीरे से बोले, अरे बहुत गड़बड़ हो गया, कोई आ न जाए, मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा। एक क्षण के लिए मैं समझ ना पाई कि बात क्या है, और फिर जैसे ही बात समझ में आई एक लज्जा भरी पुलक मेरे रोम रोम में दौड़ गई। शोभन की सफ़ेद कमीज पर बाईं ओर सीने पर सिंदूर का एक दाग था। रक्ताप होकर शोभन मुस्कुराए और बोले, रहने भी दो, मैं नहीं बदलता कमीज, कोई देख भी लेगा तो क्या होगा। मेरी रोम रोम में पुलक भर आई थी और चेहरे पर जैसे गुलाल पुत गया था। एक नन्ही गौरैया चमेली की लतर से एक पतली शाखा को तोड़ने का प्रयत्न कर रही थी। शोभन ने चाहा कि उसे उड़ा दे, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया। उसे ही जाने दो शोभन, वह भी तो अपना नन्हा सा घर बनाएगी। छोटे से औजार से शोभन फुलबगिया के पौधे की मिट्टी नरम करने लगे। मैं गुलदस्ते के लिए कुछ फूल और टहनियाँ चुन लेना चाहती थी, तभी मेरी उंगली में कुछ चुभ गया। सुगंधित फूलों के बीच वहाँ एक गंदी झाड़ी सी उग आई थी। उस झाड़ी में फूलों की बजाय कांटे ज़्यादा थे। शोभन, तुमने लगाया है या यह पौधा? कितनी ज़ोर से कांटे चुभ गए इसके, देखो आकर इधर। मैंने उन्हें पुकारा। वे उत्सुक होकर उधर आए और उस झाड़ी को देखकर बोले, नहीं, ये तो अपने आप उग आई है, देखो इसका कांटा कितनी ज़ोर से मेरी उंगली में चुभ गया है। शोभन ने मेरी उंगली अपनी उंगलियों में ले ली। उंगली सिरे पर रक्त की हल्की सी बूंद चमक रही थी। शोभन ने उंगली को चूम लिया। इस जंगली लतर को उखाड़ कर फेंक दो शोभन। उसने उठते ही हाथ भींच कर रख दिया। शोभन ने मिट्टी नरम करने का औजार उस जंगली पौधे की ओर बढ़ाया और फिर सहसा रुक गए। मैंने पूछा, क्यों, तुम रुक क्यों गए शोभन? कुछ नहीं कुंतल, यह पौधा अवांछित तो है, पर मैं सोचता हूँ। क्या सोचते हो शोभन? पहले इसे उखाड़ दो। शोभन ने उस पौधे को निर्ममता से उखाड़कर दूर फेंक दिया। मैंने उन्हें टोक कर पूछा, तुम उसे उखाड़ने में संकोच क्यों कर रहे थे? बात यह है कुंतल, एक क्षण के लिए मैंने सोचा कि वह भी प्रकृति की एक देन है। घर के अंदर अपरिचित गौरैया आ बैठती है तो हम उसे मार तो नहीं देते। मानवीय तर्क से मैं निरुत्तर हो गई, किंतु भावनाएं कह रही थी कि यह सब कुछ अप्रिय था। बल्कि मुझे लग रहा था कि उस जंगली पौधे का वहाँ उगना और उसके कांटे चुभ जाना एक मनहूस घटना थी। शोभन ने कई लतरे बाजरे से डोरी लटका कर बांध दी। लतरे उन डोरियों के सहारे बाजरे तक चढ़ जाएंगे और उनके लाल सफ़ेद फूल नीले कमरे में झाँक झाँक कर सुगंध की मुट्ठियाँ बांध बांध कर फेंकेंगे। पूरे 2 घंटे उस फुलबगिया में बीते। पौधों के पीले पत्ते साफ करके मिट्टी मुलायम की गई और हम दोनों ने मिलकर पौधों को सींचा। शोभन को अब तैयार होना था। विश्वविद्यालय जाने के लिए उत्साह के साथ चुनकर उनके कपड़े निकालें, सावधानी से उनके बटन वगैरह देखें और उनके नहाने का गर्म पानी रख दिया। मेरे हाथ से तौलिया लेकर वे बाथरूम की ओर मुड़े, फिर रुक गए। शरारत भरे स्वर में बोले, कुंतल, जरा इधर आना।
जैसे ही मैं उनके निकट गई, उन्होंने तौलिए का फंदा मेरे ऊपर डालकर अपनी ओर खींच लिया। मैंने साम कर कहा, छोड़िए ना, कोई देख लेगा। सहसा द्वार पर आवाज आई, शोभनदा, शोभनदा। शोभन ने चौंक कर तौलिया अलग कर लिया और 2 कदम पीछे हट गए। वह मीनल थी। अंदर आते आते सहसा लजाकर बाहर चली गई। शोभन ने अचकचाकर उसे पुकारा, मीनल अंदर आई। उसके हाथ में कुछ किताबें थीं। उसने हिचकते हुए कहा, नहीं भैया, मैं यूं ही आ गई, कोई काम नहीं था। वाह, यह भी तो कोई बात होती है। तुम अपनी भाभी से बात करो, मैं नहा लेता हूँ। लेकिन मैंने सोचा आप चले न गए हो। अभी से कैसे चला जाता, आज तो क्लास देर से होती है। खैर तू बैठ, फिर साथ साथ चलेंगे। सोन बाथरूम गए ही थे कि माँ जी आ गई। मैंने ले जाकर आंचल सिर पर खींच लिया। माँ ने ध्यान से मेरे माथे की ओर देखा और मुस्कुराई। उनकी आंखों में स्नेह का सागर उमड़ आया। वे बोली, बहू तू कपड़ा तो बदल ले। मीनल भी क्या सोचेगी कि माँ अपनी बहू का ध्यान नहीं रखती। मैं कपड़े बदलने ऊपर चली आई। तन मन में मान भरा हुआ था। पशु का आतंक धुल चुका था और सुख संतोष का सरोवर भर गया था। कामनी की फूलों की सुगंध नीले कमरे में अभी भरी हुई थी। पलंग के पास की नन्ही मेज पर मखमली जिल्द वाली किताब आधी खुली आधी उल्टी रखी थी। पलंग के पास आई तो एक क्षण के लिए कामनी की गंध में खो गई। पलंग पर बिछी हुई आसमानी चादर मन के अलोड़न की तरह लहरों से भरी हुई थी। सहज प्रतिक्रियावश हाथ आगे बढ़े कि उन लहरों को समतल कर दिया जाए, पर रुक गए। चादर पर कामनी के फूल जहाँ तहाँ बिखरे थे, उनकी उज्ज्वलता धुंधली पड़ गई थी और पंखुड़ियों की कोरों पर पीला कत्थई रंग चढ़ गया था। फूल बटोर कर अंजलि से भर लिए। अंतस में रेशमी गुदगुदी सी भर गई। फूल एक लघु कथा के ऐसे अक्षर थे जिनका उपयोग हो चुका था। उन्हें कामनाओं के जिस आवेग ने मसला था, उसकी कथा उन फूलों ने अभी उसकी गंध की तरह शेष थी। फूल फेंके नहीं गए, उन्हें सावधानी से नन्ही सी मेज पर रख दिया, जहाँ वह मखमल में मढ़ी किताबें आधी खुली पड़ी हुई थी। माथे पर उसने होठों की गुलाबी आग का स्पर्श किया। वह गुलाबी स्पर्श नसों को गुदगुदा गया। मैं क्षण भर को अपने आप को भूल गई। मेरे रेशमी परिधान को गुदगुदाते हुए स्पर्श, वक्ष में समाती हुई अलभ्य गरमाई और उसका जादू मुझ पर छा गया। अंग अंग में सुबह की शबनम पड़ने लगी। उसके माथे पर उतर आए बालों में उलझी हुई उंगलियां। खुले पृष्ठ के ये शब्द मैंने अपने आंचल में समेट लिए। सहसा मुझे याद आया कि मुझे कपड़े बदलने हैं। भावुकता के लोक से यथार्थ की ओर लौटकर मैंने जल्दी जल्दी अपने कपड़ों को उलट पलट कर देखा। नीले रंग की ही एक साड़ी निकालकर पहने हुए कपड़े बदलने लगी। साड़ी उतार कर पलंग पर किसी वृक्ष से छूटी हुई लता की तरह रखने के बाद मैंने साम कर लज्जावश आसपास देखा। वहाँ कोई नहीं था। बालकनी के दरवाजे के बाहर फैली जूही की लता का एक नन्हा अंकुर जैसे शरारत से अंदर की ओर झांक रहा था। मेरे ठीक सामने उड़सी हुई चादर वाले पलंग के उस पार नन्ही सी ड्रेसिंग टेबल का दर्पण मुझे घूर रहा था। संकोच की एक लहर मेरी सिराओं में दौड़ गई। अंदर की ओर के दरवाजे पर लगा हुआ पर्दा चुपचाप स्थिर प्रहरी जैसा निःशब्द लग रहा था। दूसरी साड़ी की तह मैंने सावधानी से खोली और उसका आंचल कंधे पर ले लिया। एक बार मन में आया कि दर्पण के सामने से हट जाऊं। दर्पण पराया न होकर भी जैसे मेरे एकांत का साक्षी था। कंधे पर पड़े आंचल के नीचे जो कुछ अनावृत हुआ, उसकी स्निग्ध धवलता में नन्हे नन्हे 2 नील स्मृति किसी शरारत की तरह मुझे गुदगुदा गए। बाएं कंधे के नीचे बने हुए 2 नील चिन्ह 2 पल के लिए मैं आसक्त आंखों से देखती रह गई। तभी चौंक कर लगभग चीख पड़ी। साड़ी का वह छीना आरक्षण कंधे पर से खींचता हुआ दूर चला गया। 2 बाहों ने मुझे घेर लिया। किसी गौरैये की तरह मैं तड़पी, लेकिन बाहों से छूट नहीं पाई। वे बाहें शोभन की थी। मुझे खींचकर चूम लिया। मेरा चेहरा आरक्त हो गया। लालच भरी स्निग्ध आंखों से उन्होंने मुझे देखा और मैं संकोच से काँप भर न सकी। उन्होंने उरोजों की संधि के बीच एक चुंबन अंकित कर दिया। बाएं हाथ से मुझे संभाले हुए उन्होंने दाहिने हाथ की तर्जनी से
उन नील चिन्हों को बड़े प्यार से छुआ और होठों ही ओठों बोले, विहाय साहार मर्माय निश्चया बिलोल यष्टि प्रविलुप्त चंदनम बबंद बलारुण भप्रु वल्कलम पयोध रोज सधे विशीर्ण संगति। कालिदास की पार्वती ने कठोर बलकल से चिन्ह बना लिया था। तुमने यह चिन्ह कैसे बनाया कुंतल? सुमन ने कहा और मेरी ओर झुकाए। मेरे होठों में कंपन हुआ, लेकिन लज्जा भरे शब्द कंठ से बाहर नहीं आए। सुमन ने मंद स्वर में फिर कहा, ठहरो, नील चिन्ह केवल एक ओर ही अच्छे नहीं लगते, इन्हें दूसरी ओर भी उभर आने दो। उनका चेहरा मेरे कंधे के करीब आया, उनके होठों का स्पर्श हुआ और फिर सहसा एक चित्कार मेरी होठों से बरबस ही फूट गया। शोभन ने दूसरी कंधे के नीचे वैसे ही चिन्ह अंकित कर दिए थे। मैं खड़ी नहीं रह पाई, उनकी बाहों में लता की तरह झूल गई। मुझे लगभग उठाकर उन्होंने सलवट से भरे उस पलंग पर डाल दिया। कामनाओं के उस जंगल में पक्षियों का एक जोड़ा भटक गया। निकटता के अतिरिक्त दूसरा विकल्प नहीं था। विवश ही दो शरीर आवेग के उस सरोवर में डूब गए। हल्की सी हवा का एक झोंका बाहर बालकनी की ओर जैसे थपकी दे गया। चौंक कर शोभन अलग हुए। उन्होंने इधर उधर देखा, वहाँ कोई नहीं था। मेरी ओर देखकर वे फिर मुस्कुराए। जब मैं नीचे आई, लाज के वे रक्ताभ बादल चेहरे पर घिसे हुए थे। प्रयत्न के बाद भी मैं सहज नहीं हो पाई। मीनल नीचे फुलबगिया में थी। उसके पास तक जाने के पहले एक बार फिर अपनी लाज को समेटना पड़ा। निकट पहुंची तो पाया कि मीनल बेले और गुलाब की झाड़ियों के बीच उगे उस कांटेदार जंगली पौधे को घूर रही थी। अरे, यह ऐसे ही उगाया मीनल? जाने कितनी बार उखाड़ कर इसे फेंका, लेकिन फिर भी उगाता है, मैंने कहा। मीनल हंसने लगी और मुझे ऐसा लगा कि इस बात की तनिक भी परवाह नहीं हुई। शोभन तैयार होकर बाहर आ गए। उन्होंने आवाज़ दी, आओ मीनल, चलें। बहुत देर प्रतीक्षा करनी पड़ी ना। शोभन मेरी ओर हल्के से मुस्कुराकर चले गए। मीनल भी चली गई। वे बेले और गुलाब के बीच उगे उस जंगली पौधे को घूरती खड़ी रह गई। हवा और धूप से बेखबर उलझी हुई उन झाड़ियों के बीच उगा यह कांटेदार जंगली पौधा मेरे दिमाग से उतरता नहीं। कमरे में बेला, चमेली और जूही के फूलों की गंध भरती है, तो साथ ही उगती में जहाँ उस जंगली पौधे का कांटा चुभा था, वहीं एक टीस पैदा होती है। बेला और गुलाब की उलझी हुई शाखाओं के बीच यह गलत पौधा बार बार उगाता था। कितनी बार मैंने उसे उखाड़ कर फेंका था। मुझे ऐसा लगता है जैसे यह पौधा धूर्त और जिद्दी हो गया था। शोभन से शिकायत करती तो वो मुस्कुरा उठते और मन में कभी कभी आशंका उठती है कि उस पौधे के उगने के जिम्मेदार शोभन है। शोभन शाम को बहुत देर से लौटती तो थके हुए भी थे। पता चला कि सारे दिन व्यस्त रहे थे। उनका सिर भी भारी था। खाना खाने के बाद लेटे तो मैंने देखा उनकी मुस्कुराहट में क्लांति है। कितनी मेहनत करते हैं, मैंने मन में सोचा और धीरे धीरे उनका सिर सलाने लगी। अचानक उन्होंने कहा, मीनल के भाई की शादी है लखनऊ में, उसने निमंत्रण दिया है, दोनों को बुलाया है। मैं सोचता हूँ तुम हो आओ। और तुम? कुंतल, मैं बहुत व्यस्त हूँ, एक पत्रिका का विशेषांक संपादित करना है, उसे छोड़ नहीं सकता। वहाँ जाऊँगा तो कई दिन बर्बाद हो जाएंगे। तुम चली जाओ, ऐसी क्या बात है? नहीं, यह नहीं हो सकता शोभन, मैं अकेले नहीं जा सकती। किंतु दूसरे दिन मीनल स्वयं आ धमकी। मैंने जब उससे कहा कि शोभन नहीं जाएंगे, इसलिए मैं भी नहीं आ सकती, तब वह उदास हो आई। भागती हुई शोभन के पास पहुंची। अंततः शोभन और मीनल दोनों जीते। मीनल के निमंत्रण पर केवल मुझे ही जाना होगा, शोभन ने निर्णय लिया। शोभन का निर्णय था, उसे टाला नहीं जा सकता था, या यह कहूँ कि टालने का साहस न बटोर सके। बेमन 2-4 कपड़े, एक छोटी अटैची रखें। तैयारी में मन नहीं लगा। कभी घर को अकेले छोड़ा नहीं था। मन थोड़ा छोटा होने लगा। हार कर दोबारा शोभन के पास पहुंची। मैं तुम्हारे भी कपड़े रखनी हूँ, 1-2 दिन के लिए चलना क्या मुश्किल है, थोड़ा चेंज हो जाएगा, तुम हो आओ, बात मानो। उन्होंने दृढ़ होकर कहा। इस दृढ़ता का अर्थ ठीक ठाक समझ में नहीं आया। मन उदास हो गया। भारी मन से मैंने कहा, फिर रहने दो शोभन, मैं भी नहीं जाती। उनका निर्णय नहीं टला, मेरा टल गया। रात को लखनऊ जाने वाली गाड़ी पर बैठाने के बाद प्लेटफॉर्म की भीड़ से दूर होते जाते शोभन के हिलते हुए रुमाल को
मैंने देखा तो जाने कैसा कैसा लगने लगा उड़कर उस रुमाल को छू लूं, लेकिन ट्रेन हिलते हुए रुमाल वाले उस जाने पहचाने प्लेटफॉर्म से बाहर लाल पीली हरी बत्तियों से भरे अंधेरे में निकल आई। बहुत देर तक शहर की दूर होती जाती बत्तियां और लाल पीली हरी रोशनी के धब्बे धूमिल पड़ते देखते रहे। एक बार ऐसा भी लगा जैसे अंधेरे की दूर होते हुए ज्योति बिंदुओं में कोई अर्थ, कोई संकेत भी है, लेकिन वह संकेत पढ़ा नहीं जा सका। शहर से बाहर अनजाने अंधेरे में भागती हुई ट्रेन की एक रस गति में जाने कैसा उदास संगीत था। खिड़की से हटकर मैं भी डब्बे के अंदर सीमित जीवन में डूब गई। मीनल ने मुझे देखा तो भावावेश से लिपट गई। फिर उसने पूछा, शोभनदा नहीं आए? मैंने जो उत्तर दिया वह संभवतः उसने सुना नहीं। शादी से भरे पूरे परिवार की भीड़ में उस समय मैंने इतने ध्यान से मीनल का चेहरा नहीं देखा, किंतु अब सोच सकती हूँ कि औपचारिकता की उस परत के नीचे मीनल के चेहरे पर अवश्य ही कुछ विशेष रेखाएं उभरी होंगी। एक नौकर को सामान उठा लेने का आदेश देते हुए मीनल बोली, मैं तो कल से इंतजार कर रही थी तुम्हारा, चलो देर से ही सही आ तो गई। सुबंदा भी आ जाते। वह सारा दिन व्यस्तता में बीता। विवाह की रस्में निभाई जाती रही और गाने बजाने से लेकर हंसने खाने तक सारा दिन कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। मीनल ने बिल्कुल एकांत कमरे में मेरे सोने का प्रबंध किया था। एकांत में आते ही बीतने वाले क्षणों की अवधि लंबी हो गई। बार बार उनकी बाहों का कसाव याद आ जाता। नीले कमरे में जागती हुई रातरानी की टहनी आंखों के सामने तैर जाती। कब सोई यह पता नहीं चला। दूसरे दिन अभी नहाकर मैंने कपड़े बदले ही थे कि मीनल पुलक से भरी हुई अंदर आई। कुंतल, बोलो मेरे हाथ में क्या है? जाने कितने अनुमान लगाए लेकिन सब गलत। सच तो यह है कि यदि एक भी अनुमान मैं ठीक लगा सकी होती तो यह कथा किसी और की ही रूप में लिखी गई होती। बहुत खिंचाने के बाद मीनल ने मुझे जो दिया उसका अनुमान सचमुच मैं नहीं लगा सकती थी, और यही कारण है कि उसे पाकर मुझे गहरा सुखद आश्चर्य हुआ था। वह शोभन का पत्र था। संभवतः उसी रात लिखा गया था जिस रात मैंने प्लेटफॉर्म पर लगातार दूर होता हुआ उनका रुमाल देखा था। मुझे लगा जैसे वह रुमाल ही उड़ता हुआ हाथों में आ गिरा हो। मीनल को उसी क्षण किसी ने नीचे बुलाया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक सहज एकांत अनायास मिल गया। वह पत्र अभी ठीक उन्हीं तहों में कागजों के बीच मिला था। ऊपरी पतों का रंग हल्का हल्का सा उतर चुका था, कोने थोड़े से घिस गए थे, लेकिन पत्र के अक्षर ज्यों के त्यों ठीक वैसे ही जैसे उस क्षण देखे थे बने रहे। कुंतु ट्रेन जब चली और खिड़की से बाहर नीचे लटका हुआ तुम्हारा हाथ विदा की मुद्रा में किसी विदे हुए पंछी की पंख की तरह फड़फड़ाने लगा तो अकस्मात मेरा मन बिलखने सा लगा। मैं जानता हूँ कि इस बार मैं जरा सा तुम्हें मना करता तो तुम लखनऊ जाना रोक सकती थी, लेकिन मैं जानता था कि इधर मैं जिस मन स्थिति में था उसमें मैं तुम्हें बार बार दुखी करता, और केवल मीनल इस समय तुम्हें संभालने में समर्थ है। मेरा सारा मोह बार बार कहता था कि मैं तुम्हें रोक लूं, पर पिछले 1 महीने मीनल के जो पत्र कलकत्ते से आए उनके कारण तुम बेहद थक कर चूर हो चुकी थी, और मेरा यह अंतमर्थन भी तुम्हें झेलना पड़ता तो तुम निश्चित ही बीमार पड़ जाती। लेकिन तुम सामने थी ना, तो मेरी विफलता भी मानो मचली हुई थी। ज्यों ही ट्रेन चली और मैं अकेला रह गया कि मुझे लगा जैसे कुछ भी तो नहीं हुआ। ट्रेन चली गई, प्लेटफॉर्म खाली रह गया और मैं डाल से डाल में अटक कर गिरते हुए पीले पत्तों की तरह ठहर ठहर कर गेट की ओर बढ़ने लगा। गाड़ी निकाली, कॉफ़ी हाउस गया, एक प्याला कॉफ़ी पी। इतने में मानिक मिले। मानिक ने कहा कि जबलपुर से चंदर बिबिया के पति आए हैं। बिबिया को कुछ ऑपरेशन होने वाला है, खतरनाक सा। मैं बहुत चिंतित हुआ। तुरंत गाड़ी भगाता हुआ अस्पताल पहुंचा। कहीं कुछ न था। बिबिया प्रसन्न थी और मुझे देखकर खिल उठी थी। चुपचाप अकेली पड़ी थी। बड़ी भाभी उनका सिर दबा रही थी। बगल में पालने में बच्चा पड़ा था। बच्चे की कलाई में एक चूड़ी थी जिस पर उसके पिता का नाम लिखा था। बिबिया मुझे देखते ही बोली, कहो कुंतन के गुलाब, तुम्हारी पटरानी कहाँ है? हमने जब बताया कि महाराज हर्षवर्धन की महारानी को महाराज हर्षवर्धन की प्यारी बहन राजश्री भगा ले गई तो बिबिया भी प्रसन्न हुई। जब मैंने बताया
कि उनकी मीनल के लिए एक लड़का जबलपुर से देखा गया है और वो सबको पसंद आया है। तब बिबिया और भी पुलकित हुई। बोली, हमसे मिलने कुंतल अभी जबलपुर नहीं आई, पर अब अपनी प्राणप्रिया सखी से मिलने जबलपुर आएगी। कुंतल पर तो उनकी प्राणप्रिया सखी का अधिकार है, वह उनके पास ठहरेगी, पर मेरा अत्यंत लोभी सा झूठा भाई मुझे छोड़कर कहाँ ठहरेगा। अस्पताल में शाम हो गई थी। मैं लौटा तो सिविल लाइन में परेश भैया, उनकी पत्नी और चुन्नी बीबी मिल गए। सभी बहुत जिद करते रहे साथ चलने को, पर मैं नहीं आया। बहुत इच्छा थी अस्पताल से सीधा घर जाऊं और संतोला से मिलूं, पर नहीं गया। और बस ख्याल आते ही पता नहीं क्यों मनस्थिति जो हल्की हुई थी फिर बेहद भारी हो गई। इस स्थिति में देव बाबू से भेंट हुई। चाँद निकल आया था और अजब से मूड में था। बेहद अकेलापन मुझे लग रहा था और मुझे बेहद याद आ रही थी मीनल और बेहद याद आ रही थी कुंतल। तमाम इधर उधर की बातें करने के बाद देव बाबू को इस बात का पता नहीं कैसे आभास लग गया कि मैं अंदर से बहुत सुस्त हूँ। उसने तुरंत पूछा, कुंतल अपनी सखी के साथ चली गई है क्या? मैंने बताया हाँ। तो देव बाबू रात 11:30 बजे तक मेरे साथ टहलता रहा और बहुत सी बातें होती रहीं। अपने सुस्त और उदास होने के कितने झूठ मूठ के कारण मैंने उसे बताए होंगे। लौट कर आया तो इतना थक चुका था कि कह नहीं सकता। अन्ना कनेरिया के 25-30 पृष्ठ पढ़े और सो गया। रात को बेहद ठंड थी पर गहरी नींद आई। सुबह 5 बजे नींद खुल गई। उठा, हाथ मुंह धोया, सोचा डायरी लिखूं, पर नहीं लिखी। 7 बजते बजते मोटर स्टार्ट की और चल दिया। कहाँ मुझे नहीं मालूम था। बस गाड़ी चलती जा रही थी और मैं दरवाजे से टिका शिथिल बैठा था। गाड़ी कानपुर रोड पर चली, खुसरोबाग रोड पर चली, चौक की ओर मुड़ी, खुलदाबाद से दोनों फाटक पार किए और डफरिन अस्पताल के गेट मुड़ गई। पर इस समय मरीजों से मिलने का समय तो नहीं था। मैं करूँगा क्या? और बिबिया के पास सुशीला इधर क्यों आई? अभी तो कल शाम को मिलकर गया हूँ, इस समय मिल ही नहीं सकता। मिलूँगा भी तो क्या बात करूँगा? पर अस्पताल के अंदर बेवक्त गाड़ी लाकर लौटा ले जाने से भी कोई बात नहीं था, कोई लाभ नहीं। मैं बिबिया की बेड की ओर बढ़ा तो देखा बिबिया चादर ओढ़े पड़ी थी। देखते ही मधुर मुस्काई, बोली पास आओ। पास जाने पर बहुत धीमी आवाज़ में बोली, कहो शोभन, कुंतल चली गई तो अब सुबह उठकर चाय पीने चले आए हो? तुमने संतोला समझ रखा है, मुझसे चवन्नी वसूल कर लोगे चाय के लिए? मैं तुम्हारे लिए 1 पैसा नहीं खर्च करूँगी, समझे? लालची और झूठे भाईजान। मैं चुपचाप हंसता रहा। फिर बिबिया बोली, सुबह 5 बजे से तुम्हारी बातें हो रही हैं। किससे? हमने पूछा। संतोला से। वह रात को बिबिया के पास रही थी और सवेरे उठकर दोनों बतिया रही थी। मैं कुछ कहूँ कि पीछे की दलान से मुंह धोकर आंखें पूछते हुए संतोला कमरे में मुझे देखकर हंसी। सिर्फ इतना कहा, उस दिन शाम को तुम्हें आना नहीं था तो कहा क्यों नहीं गए थे? सारी शाम सब लोग तुम्हारा इंतज़ार करते रहे। मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। 10 मिनट हो गए थे। मैं कमरे के बाहर चला आया। संतोला से कहा, चलो बाहर बात करेंगे। बाहर आए। अब इसके बाद की बातें तुम्हें लिख रहा हूँ। ये वो बातें हैं जो एक पात्र ने मन में गई पर दूसरे ने अच्छी तरह सुन ली। दलान की सीढ़ियों से उतरते हुए शोभन और संतोला ने कहा, कहो शोभन, कुंतल गई तो अब फुर्सत मिलने लगी? जानती हूँ कि उसमें डूब गए हो। शोभन, नहीं संतोला, मैं बहुत अभिशप्त हूँ। डूब पाता कहीं किसी में पूरी तरह तो बहुत चैन मिलता। बहुत कुछ उसमें डूब चुका हूँ पर कुछ नहीं डूबा तो नहीं डूबा। नहीं संतो, इस बार जानबूझकर कम आया। संतोला, अच्छा किया, ज़्यादा आकर भी क्या होता, फुर्सत भी तो नहीं मिलती बात करने की। और अब बात भी क्या करनी है कुछ? शोभन, हाँ एक बात और करनी है। सुनो संतोला, बहुत कुछ जो मुझ में मर चुका था उसे लगता है फिर से जिलाने के लिए यम के सामने एक यमी आ खड़ी है। मैं मरना नहीं चाहता संतोला, फिर से जीना चाहता हूँ, लेकिन फिर से जिलाकर कोई मरने को छोड़ दे यह भी तो नहीं चाहता। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, पर क्या इस बार सचमुच अमृत मिल सकेगा? क्या जो होठों से लगा वह अमृत है? संतोला जैसे मेरी मन का भाव समझ जाती है। बहुत ममता से डूबी हुई आवाज़ में पूछती है, संतोला क्या बात करनी है शोभन? आज बातें करेंगे। मैं भी तो चाहती हूँ तुम जियो। मैं तो अब कुछ नहीं कर सकती।
पर चाहती हूँ कोई संपूर्णतः जिला दे। कुंतल ने जितना किया, क्या उसके लिए मैं उसकी आभारी नहीं हूँ? पर जो दूसरा अंश अब भी धीरे धीरे मर रहा है, उसे कोई जिला दे तो मेरी अंतरात्मा पर थोड़ा और बोझ है, उससे भी मुझे मुक्ति मिलेगी क्या? सुनो, अगर कभी भी कहीं भी अमृत है तो उसे पीने में क्यों हिचकते हो? पर सुनो भी तो, ये अमृत देने वाला कौन है? इस यमी का असली नाम बताओ। शोभन, अरे तुम नहीं जानती, उसका नाम है बेनो। बेनो जी, वही जो सोन मछली रेड फाइटर मेरे मन से तुम्हें धीरे धीरे पी गई थी। तुम दुग्ध धवल हो ना, उजले दूध की तरह। पगली ऊपर से नाना कहती थी। मैंने दूध का कटोरा सामने रख दिया, कहा पीना होगा तुम्हें। मैं कुंतल नहीं हूँ कि तुम्हारी जिद मान लूँ। शोभन, मगर संतोला फिर इतना कष्ट क्यों हुआ मुझे? बेहद, और सबसे अजीब यह कि एक बार भी तुम्हारा सहारा मैंने नहीं चाहा, न कुंतल का न बेनों का। संतोला, तुम थोड़े जिद्दी हो, थोड़े घमंडी। सो अपने संपूर्ण अहम को जब किसी को भी अर्पित करते हो तब पहले ही याद आता है कि एक पागल, मजबूर और कमज़ोर संतोला को अर्पित किया था। कोई फल नहीं निकला। नहीं, अब मन चाहे जितना कहे किसी को अपना व्यक्तित्व अर्पित होने को आकुल आतुर। फिर तुम्हें याद आता है मेरा पराजित व्यक्तित्व जिसे तुमने पूजा था, और तुम खींच, कटुता, विषाद, खिन्नता और अंत में आंसुओं में फूट पड़ते हो। पर अब बस करो, एक बार और विश्वास करो, दे डालो ना अपने को। मैं कह रही हूँ, जानती हूँ इसके बाद भी तुम्हारे जीवन से नहीं मिट सकती। कुंतल को अपने को देना जानती है, मैं नहीं जानती थी। पर बहुत कुछ जो मुझे आता था वह बेनू को आता है। धीरे धीरे उसे सपनों की उन गलियों में मोड़ देना भी आ जाएगा जहाँ पहुंचकर तुम सचमुच कला सृजन के स्तर पर पहुंच तुरंत हो जाते हो। एक बात और है, सुनो, बेनू में मुझसे ज़्यादा साहस है, ठहराव है और बहुत कुछ है जो मुझ में नहीं था। ये सब न किसी ने होठों से कहा, न किसी ने कानों से सुना। छोटे छोटे वाक्य प्रकट में बोलकर बाकी यह सारी बातें मन में होती रही। इतने में सन्नो आई और उसने बताया कि जबलपुर से जीजा आए हैं। मैं तुरंत गाड़ी लेकर घर आया। संतोला गाड़ी पर जाने को राजी नहीं होती थी। तुम्हारा कुछ भरोसा नहीं, किस मोड़ पर किधर घूम जाओ और भटकते रहो। तुम रद्दी किस्म के ड्राइवर हो। खैर, मैंने उन्हें गाड़ी में ठूसा और बीच चौक में से होकर उन्हें घर पहुंचाया और रास्ते में कोई बात नहीं की। वे पीछे की सीट पर बैठी थी और मुझे बार बार यह लगता था, आगे की सीट पर मेरे बार बार संकेत करने पर भी, कि पीछे संतों के पास बैठो बेनो जी। गोल्ड फिश रेड फायर आराम से सामने की सीट पर बैठ गई और अपने रूखे रूखे केस झुला रही है और बड़े गुमान से कह रही है, मैं तो सबकी दुलारी हूँ, तुमसे डरती थोड़ी हूँ शोभन। ज़्यादा मुझे डांटोगे, फटकारोगे तो कर दूंगी तुम्हारी शिकायत कुंतल से। मैं चुपचाप बेनो जी के इस व्यवहार से कुछ कुछ हार कर, कुछ खींच कर मन ही मन प्रसन्न होता और चुपचाप गाड़ी चला रहा हूँ। अतर सुइया पार कर ली, अब चौड़ी सड़क आ गई है। मैंने गाड़ी रोकी कि भैया मिले। भैया से बातें होती रही। घर पहुँचा तो जीजा मिले। बेहद प्रसन्न भाभी ने काफ़ी बनाई थी। काफ़ी और जलेबी का नाश्ता हुआ। मैं लौटा तो मन शांत था। काफ़ी हाउस गया, घर आया, तुम्हें खत लिखने बैठा। 2:30 बजे हैं। कुन तो मेरी अभिन्न मित्र, मेरी साथनी। मैं चाहता था कि कुछ दिन अकेले रहकर अपने सारे जीवन का पुनः मूल्यांकन करूँगा, अपने में बिल्कुल डूब कर। लेकिन लगता है अब मैं अपने से भी बात करूँगा तो वह बिना तुम्हारे माध्यम के नहीं कर पाऊँगा। तुमसे बातें करता हूँ तभी अपने को समझ पाता हूँ। अच्छा, एक काम करो, जिसके लिए मैं बेहद उत्सुक हूँ। कामकाज, उत्सव, समारोह से जरा सा अवकाश मिलने पर थोड़ी देर के लिए बेनू से मिलने की कोशिश करो और उससे निम्नलिखित संदेश कह दो। सुनो बेनू, मेरे मन की दुविधा अब समाप्त है। अब मैं फिर से पहले जैसा हूँ, गंभीर अथाह समुद्र की भांति। और उस अथाह समुद्र में एक गोल्ड फिश रेड फाइटर कल्लोल कर रही है और समुद्र अपनी विशाल लहरों जैसी बाहों में समेटे हुए सारी विपत्तियों से उसे अभयदान दे रहा है। एक अजीब तूफान ने जो समुद्र को झकोरने की कोशिश की,
उससे समुद्र हारा नहीं, अंत में विजयी साबित हुआ। हाँ, तूफान के कारण समुद्र में विक्षोभ हुआ। उसमें समुद्र के अंतराल में कब से डोलती हुई कई कई चीज़ें सतह पर आ गईं। उनमें से कुछ काई और सिवार हैं, कुछ रत्न, मुक्ता और अमृत। काई और सिवार अपने आप गल जाएंगे, बहुत कुछ गल गए। मुक्ता, रत्न और अमृत सभी को अर्पित हैं तुम्हारे माध्यम से। अच्छा सुनो, वहाँ खूब प्रसन्न रहना, सबको खूब प्रसन्न रखना। मिनल को मेरा आशीर्वाद कहना। तुम्हारे साथ पिताजी क्या मिनल को भेज रहे हैं? कब? मेरा ख्याल है तुमने शायद खत लिख कर छोड़ दिया हो। सदा सदा के लिए आबद्ध, शोभन। कैसी तन्यता थी इन शब्दों में, सदा सदा के लिए आबद्ध। बहुत कम ऐसे क्षण आते हैं जब इस बात को अनुभव हो कि शब्दों में भी प्राणों का स्पंदन होता है। पत्र पढ़ते पढ़ते ऐसा अनुभव हुआ जैसे शब्द नन्हे नन्हे पंछी हो जो कलरव करते हुए मेरी आसपास सिमट गए हों। कितनी देर तक मैंने शब्दों की उस एकांत निकटता का आस्वादन किया। तभी आहट हुई और लगा कोई आ रहा है। कल्पनाओं का वह परिवेश अनायास टूटा और यथार्थ के धरातल पर मैं आ गई। मुझे खींच हुई कि एकांत भंग करने वाला वह कौन है। वह मीनल थी। मीनल को देखकर मैं फिर सहज हो गई। मीनल ने सहज कौतूहलवश आते ही पूछा, सुबंदे ने खत में क्या लिखा था? बहुत कॉन्फिडेंशियल ना हो तो एक आध पंक्ति मुझे भी पढ़ा दो। उस समय तूने मुझे छेड़ा था, अब मैं तुझे छेड़ूंगी। तेरे बारे में विशेष रूप से लिखा गया है, लेकिन देखने नहीं दूंगी। मीनल आरक्त होकर उदास हो गई। निश्चय ही मैं उसकी संवेदनाओं को छेड़ना नहीं चाहती थी। तुरंत ही मैंने उसे बाहों में खींच लिया और आग्रह से पत्र उसके हाथों में दे दिया। मैंने ध्यान से देखा कि पत्र पढ़ने के बाद वह उदासी की दुनिया से लौटी नहीं, बल्कि जाने किन गहराइयों में डूब गई थी। उदासी की गहराइयों में डूब डूब जाने वाली मीनल वे क्षण उस समय मैं पहचान नहीं पाई थी। आज वह सब समझ में आता है। आज यह भी समझ में आता है कि शब्दों में झलकने वाला प्राणस्पंदन भी चाबी भरे खिलौने की तरह, गति की तरह होता है, जिसके समाप्त हो जाने पर खिलौना क्षण भर में निष्प्राण हो जाता है। 2 दिन शब्दों में बसी उस पुलक से एकांत आलाप करते बीत गए। एकांत का हर क्षण साक्षी था। मैं अपने अंतर्मन में वहाँ अकेली नहीं थी, शोभन वहाँ थे। लेकिन अगला दिन वैसा नहीं रहा। हंसी खुशी भरे घर का वातावरण अनायास ही कड़वा उठा। नीचे से तीखी आवाज़ें आ रही थी मीनल के भाई साहब की। सदा सहज और सागर की तरह शांत रहने वाले मीनल के भाई जैसे बरसों से ठंडे पड़े किसी ज्वालामुखी की तरह आग बरसा रहे थे। मैं चौंक गई। क्षण भर को विश्वास न हुआ कि जो कुछ सुन रही हूँ क्या वह सच है, लेकिन वह सच था। क्षोभ के कारण शायद वे परिस्थिति तक भूल गए थे। उनके चीखने के साथ साथ मीनल के रोने की आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी। मैं उठकर जीने तक आई, पर नीचे जाने की हिम्मत नहीं हुई। उनके शब्द बरछों से भी अधिक तीखे थे। क्रोध के कारण वे संयम भूल गए थे। वे कह रहे थे अपनी ही बहन का सुहाग लुटा रही थी, उसी के घर में रहकर कलकत्ता गई थी नौकरी और रिसर्च करने, या जीजाजी की बिस्तर पर सोने। तेरा तो गला घोट कर जमीन में गाड़ देना चाहिए। उसी तरह बकते हुए वे शायद दूसरे कमरे में चले गए थे। मिनल की रोने की आवाज़ें थोड़ी देर तक आती रही थी और फिर बंद हो गई थी। नीचे उतरने की इच्छा फिर नहीं हुई। थोड़ी देर वह ठहर कर मैं वापस लौटने को हुई कि नीचे शोर मच गया। वहाँ खड़ी नहीं रह पाई। आतंकित मन लिए जल्दी जल्दी नीचे उतरी। मीनल रोते रोते बेहोश हो गई थी। उसकी बेहोशी के कारण अचानक भाग दौड़ मच गई। फर्श से उठाकर उसे पलंग पर लिटाया गया और ठंडे पानी के छींटे दिए गए। मुझे जैसे काट मार गया। मीनल होश में आकर भी सहज नहीं हो सकी। पागलों की तरह इधर उधर अजनबी दृष्टि से देखा और अस्फुट स्वर में बोली, मैं तो जीजा जी के घर से आत्महत्या ही करने निकली थी, पर कुंतल की बड़ी बड़ी आंखों की ममता भरे आंसुओं ने मुझे रोक लिया। सुबंदा की बाहों ने मुझे मरने नहीं दिया। मैं तो उनकी ही धरोहर हूँ। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मिनल स्वस्थ न हो पाई। खींचकर फिर बेहोश हो गई थी। उसे बीच बीच में होश आया भी तो केवल इतना कि फटी फटी आंखों से आसपास देखकर शांत हो गई। खुशी, उल्लास और बच्चों की किलकारियों से भरा घर एकदम मनहूस हो गया। अब और रुकने की इच्छा नहीं थी,
लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि किससे क्या कहूँ। सुबह बहुत जल्दी नींद खुल गई। न चाहते हुए भी नहाई धोई और अपना सामान समेटकर सूटकेस में डाल लिया। भारी मन लिए हुए नीचे मिनल के कमरे में आई। मिनल होश में थी, लेकिन उसकी आंखों को देखकर लगा कि वह अर्धविक्षिप्त है। डॉक्टर ने बिल्कुल सुबह ही आकर कुछ दवाइयाँ दे दी थी। मिनल की हालत देखकर मन और खिन्न हो गया। सोचा था कि रात भर वह सहज हो जाएगी, लेकिन हुआ उसका उल्टा। मैंने सोचा कि सुबन को शायद इस बात का अनुमान भी होगा कि मिनल के कारण वातावरण कैसा भारी हो गया। संभवतः इस समय भी वे यही समझ रहे होंगे कि कुंतल और मिनल गीत भरे माहौल में डूबी होगी। काश उन्हें पता होता कि वहाँ वे दिन सहसा काले हो गए हैं। अभी कल ही तो मिला था उनका पत्र। मैंने कल रात एक पत्र स्टेशन पर जाकर डाला था और एक सुबह उम्मीद है उनमें से एक पत्र मिल चुका होगा और एक शायद इस खत के साथ मिले। वह पत्र जिसमें मेरा एक गोपन संदेश है और मिनल के नाम एक पत्र। काश मिनल पत्र पढ़ने लायक मनस्थिति में होती। हल्के से कराती है और फिर अचेत हो जाती है। इससे अधिक उसे होश नहीं है, सुबन ने लिखा। मन बेहद उदास होने लगा। जो ही उस कमरे में उसी प्रकार लेटा जैसे सोमवार की रात बिल्कुल जागते हुए काटी थी। सुबन के शब्दों का संसार, काश मिनल भी उस संसार की एक झलक ले सकती। घने अंधेरे में जाती हुई मसाल का रक्त कमल कौन जाने केवल रेत का घर हो, और लाल कमल जाने दो उसकी बात। फूल को मुरझाने से बचाने के लिए जो कुछ मुझ में बच गया है वह सब बाजी पर लगा दूंगा। बल्कि वह खिला रहे, झोंकों में झूमता रहे। इसमें भी असफल हुआ तो शायद बाजी बिल्कुल हार जाऊंगा, हमेशा के लिए। हमेशा के लिए पराजित, अपमानित, खोया हुआ, चुप और लिखना छोड़ दूंगा। क्या लिखना छोड़ा जा सकेगा? तुम तो कुंतल तब भी मुझे प्यार करोगी ना, जब मैं बड़ा लेखक नहीं रहूँगा, अत्यंत सशक्त व्यक्तित्व, वैभव, समृद्धि, तेज वाला व्यक्ति न रहूँगा। रक्त कमल को खोकर मैं किसी बुरी तरह टूट जाऊँगा, यह मैं कल्पना नहीं कर पाता। और अक्सर ऐसा होता है कुंतल, जिसके लिए टूटो वह कभी तुम्हें संभालने नहीं आता। रक्त कमल यानी मिनल। क्या शोभन को यह पता होगा कि वह यहाँ अचेत है, टूटी और हारी हुई? और अगर मालूम है, क्या उसके अंतर का भी सब कुछ टूट जाएगा और पराजित हो जाएगा? लेकिन इस टूटन से भी क्या केवल रक्त कमल जुड़ सकती है? सहसा अपनी फुलबगिया में लौट जाने की एक तीखी अनिवार्यता मुझे महसूस होने लगा जैसे वहाँ कुछ है जिसे चलकर तुरंत अपनी अंजुरियों में समेट कर लेना होगा, और इसमें थोड़ी सी भी देर असह्य नहीं है, बल्कि किसी सीमा तक घातक भी होगी। लेकिन यहाँ परिवेश एक ऐसी उलझन की तरह था जिसमें सहज होना कठिन था। किससे और किन शब्दों में कहा जाए कि मेरा मन अपने संसार में लौटकर उसे आंचल में भरने को हो आया है। रक्त कमल के फूल को मुरझाने से बचाने के लिए जो कुछ मुझ में बच गया वह सब एक बार बाजी पर लगा दूंगा, ताकि वह खिला रहे, झोंकों में झूलता रहे। इसमें भी असफल हुआ तब शायद बाजी बिल्कुल हार जाऊं। हमेशा के लिए पराजित, अपमानित, खोया हुआ, चुप और लिखना छोड़ दूंगा। कहाँ तक लड़ूंगा? कहाँ तक अपने को टूटने से बचाऊंगा? वहाँ रक्त कमल के टूटने के साथ साथ जिसके टूटने का डर था, वही तो है मेरा संसार। उसको इस तरह टूटते हुए छोड़कर जाने पर वह मेरे संसार में कब तक कुछ जुड़ा रहेगा? अब अचानक मुझे यह भी लगने लगा कि मिनल की यह यातना मुझ पर भी किसी अनहोनी के बादल की तरह घिसती आ रही है। घुटन और बेचैनी धीरे धीरे इतनी अधिक बढ़ गई कि मुझे लगा जैसे मेरा दम घुट जाएगा। शाम तक सारा दिन किसी बियाबान रेगिस्तान की तरह थक कर पार किया। शाम को नौकर ने आकर एक और खत दिया। कमरे में उदास धुंधलका गिर आया था। चाहकर भी रोशनी जलाने की इच्छा नहीं थी। पत्र हाथ में लिए देर तक नन्हे अक्षरों में लिखा पता देखती रही। बार बार ऐसा लगता जैसे इसमें कोई भूल हो, या जैसे एक नाम काट कर दूसरा नाम लिखा गया हो, या जैसे यह संबोधित किसी और को था लेकिन भटक कर कहीं और आ गया। उसे मैं आशंका नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, द्वंद्व था। उस द्वंद्व की परिभाषा देना कठिन है। हाँ, एक निराकार मन अवश्य था। अपने आप को समेटकर उठी और बत्ती जलाई। नितांत असंपृक्त होकर पत्र खोल डाला। मुझे इतना नहीं बांध लेना चाहिए था अपने आप को कुंतल से।
आज मेरा मन कर रहा है कि मैं एकदम डोल डाल बांधूं और टिकट लेकर चल दूं। कल शाम कटरे का रामदल निकला था और सारे क्षेत्र में सैकड़ों लाउड स्पीकरों पर चारों ओर गीत बज रहे थे। बेहद सन्नाटा और ठंड थी। मैं रात को स्टेशन जाकर तुम्हें खत छोड़कर लौटा था। कल दिन को मैंने 2 गैलन पेट्रोल भराया और दिन भर गाड़ी चलाई। कम से कम 50 मील तो दौड़ाई होगी। मनौरी से थरवई तक बेकार बेतहासा। उसकी बेहद थकान थी और नौकर भी मेला देखने गया था। जितना खाली घर था उससे भी ज़्यादा अथाह खालीपन और उदासी अंदर थी। मैं ऐसा पराधीन निर्भर क्यों होता जा रहा हूँ? ऐसा तो कभी नहीं था। अब और नहीं, और ज़्यादा बिल्कुल ही सहन नहीं होगा। पत्र के पीछे एक दूसरा पत्र भी था, लेकिन उसे देखा नहीं। अपने को संबोधित पत्र में जो मुट्ठी भर आश्वासन मिल पाया था उसे मैं यत्न से सहेज लेना चाहती थी। पराधीन और निर्भर तो शोभन से अधिक मैं थी। मिनल को होश आ गया था, लेकिन मन से वह बिल्कुल ही स्वस्थ नहीं थी। ऐसा लगा जैसे उसे पहचानने में भी कठिनाई हो रही है। साहस करके मैंने उसके माथे पर हाथ दिया। मेरी हथेली थोड़ी देर वहाँ रही, फिर उसके चेहरे पर एक खिंचाव उभरा और आंखों की कोर से कनपटी तक आंसुओं की एक रेखा खिंच गई। अपना कांपता हुआ हाथ बढ़ाकर उसने मेरी हथेली थाम ली। बोली कुछ नहीं। और फिर अचानक मैंने देखा मेरी उंगलियों में वह कुछ टटोल रही है। मेरी अंगुली में पड़ी हुई वही मीने वाली अंगूठी उसने उतारी और खींचकर अपनी हथेली में दबा ली। एक क्षण के लिए मैं अवसन्न हो गई। मुझे लगा जैसे नीले कमरे के छज्जे से मुझे किसी ने अपने फुलबगिया में धकेल दिया है और फुलबगिया में मेरे चारों ओर फूलों की बजाय जंगली कांटेदार झाड़ियाँ हैं और उन झाड़ियों से न जाने कितने अमानवीय चेहरे लगातार मुझ पर हंस रहे हैं। मैं सिहर उठी। अभी आप सुन रहे थे कांता भारती की रचना रेत की मछली भाग 5।